मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने चैनल मेडल स्कॉलर पर हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। वह सीरीज़ होगी IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहते हैं, के द्वारा आयोजित होने वाली नॉन एकेडमिक पोस्ट यानी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर पर आधारित होगी। विद्यार्थियों, IIT के द्वारा नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती करने के लिए अलग अलग IIT में अलग अलग नियम हैं। कोई IIT सभी स्टाफ की भर्ती एक बोर्ड बनाकर आयोजित करती है, तो कोई NTA से भर्ती कराती है, लेकिन पेपर सेट करने वाले सभी IIT के स्टाफ ही होते हैं। यही कारण है कि इनके पिछले सालों के पेपर परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। इस तरह परीक्षा में सर्विस रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क्स, डिपार्टमेंट की पॉलिसीज, नियम तथा IIT के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति पहले से IIT में काम कर रहा है उसके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बनते हैं। बाहर से जाने वाले अभ्यर्थी को ये पिछले पेपर उपलब्ध नहीं होते, और अगर पेपर उपलब्ध हो भी जाएं तो वो सॉल्व नहीं होते, यानी अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंच ही नहीं पाता। विद्यार्थियों, मैंने कड़ी मेहनत कर आपके लिए इन पेपरों और इनके उत्तरों को तैयार किया है। आशा है अब बाहर से जाने वाले परीक्षार्थी भी एक कड़ा मुकाबला दे पाएंगे। विद्यार्थियों, चूँकि प्रश्न प्रशासनिक आधार पर आते हैं, अतः अक्सर ये रिपीट होते हैं। आप अगर इन 25 प्रश्न पत्रों को तैयार कर परीक्षा देंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए कड़ी मेहनत से ये पेपर जुटाए हैं। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन दबा दिया होगा। आपका यही अंदाज हमारे काम करने को आगे बढ़ाता है। आपका अगर कोई सुझाव है या किसी विषय पर आपको मदद चाहिए तो भी आप हमें लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, आप शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को हल करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रश्न पत्र हम हल करेंगे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर का है। ये एग्ज़ाम 27 नवंबर 2022 को आयोजित हुई थी और पोस्ट का नाम है सीनियर असिस्टेंट। ये टेस्ट बुकलेट 4 पार्ट में आती है और ऑल पार्ट आर कंपलसरी। पार्ट ए में 50 MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। पार्ट बी जो होता है वो स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर का रहता है, जिसमें MS वर्ड, PPT और एक्सेल आता है, वो 20 मार्क्स का होता है। इस तरह से 70 मार्क्स का IIT जोधपुर इसको आयोजित कराती है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड नो नेगेटिव मार्किंग एंड पुट द आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड एट द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चंस। यानी जो टेस्ट बुकलेट आती है उसी के सामने आपको आंसर्स भरने होते हैं। चलिए विद्यार्थियों, हम पहला प्रश्न लेते हैं। What is lien in term of conditions of the service in government? Option A is only for specific condition the name of the employee will remain on record. Option B is only name of the employee will remain on the record, and option C is right to be continued in service of the government with benefit even though the employee serves elsewhere. Option D is name of the employee will not remain on the record. विद्यार्थियों, यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा C, यानी राइट टू कंटिन्यूड इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट विद बेनिफिट्स इवन दो द एम्प्लॉय सर्विसेज एल्सवेयर। यानी आप लीन की जो टर्म है, कंडीशंस है, गवर्नमेंट में आप जॉब को लीन करते हैं, उस स्थिति में क्या कंडीशंस आएगी, तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों, आगे के प्रश्नों में हम चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे। होगा ये कि इससे आपका टाइम बचेगा। मैं प्रश्न पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट आंसर पे ले जाऊंगा। स्क्रीन पे आप चारों ऑप्शंस देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन 2, TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर कंसल्टेंट इज, यानी जो कंसल्टेंट होते हैं उन पर TDS किस रेट से लगता है, तो ऑप्शन A इज करेक्ट, 10% ऑफ द फी। ये जो 10% ऑफ द फी है ये अंडर सेक्शन 194J ऑफ IT एक्ट 1961 के अंदर आता है। आप इसे रेफर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज ऑन टीचर एम्पावरमेंट। हाउ मेनी आवर्स ऑफ ए टीचर ट्रेनिंग आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम विच ईच टीचर इज एन एकेडमिक ईयर एज कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें टीचर के डेवलपमेंट के लिए कितने घंटे की ट्रेनिंग ज़रूरी है, तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 50 आवर्स। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न यानी 4th प्रश्न की। द राइट
to free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years are guaranteed under which article of the Indian Constitution। यानी राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो विद्यार्थियों ऑप्शन डी इज करेक्ट, आर्टिकल 21A। पांचवा प्रश्न आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेरू MERU इन द टर्म ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? राइट आंसर इज मेरू इज फुल फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। विच 4-year इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफर्ड बाय मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बाय 2030 विल बी कम द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टू स्कूल टीचर्स? यानी जब 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो अभी शुरू हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, 2 ईयर के बीएड को समाप्त कर दिया गया है। 2030 के बाद कंपलसरी एजुकेशन क्या रहेगी? तो बीएड इज द कंपलसरी एजुकेशन एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप एज 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स अंडर द वन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन। द 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स आर, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक ऐसी इंस्टीट्यूट के अंडर में 4 आपको रेगुलेशंस खड़े किए जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे? तो उसमें आता है रेगुलेशंस, अक्रेडिटेशन, फंडिंग एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो विद्यार्थियों आपके लिए मैंने यहाँ पर अलग से भी लिख दिया है। रेगुलेशन करेगा NHERC, अक्रेडिटेशन करेगा NAC, फंडिंग करेगा HEGC और स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेगा GEC। यानी ये 4 हैं, रेगुलेशन, अक्रेडिटेशन, फंडिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग। और अगर इनकी आपको एजेंसी भी पूछता है तो भी आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। यानी रेगुलेशन कौन करेगा? NHERC, अक्रेडिटेशन कौन करेगा? NAC, फंडिंग कौन करेगा? HEGC एंड स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेगा GEC। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। व्हाट इज मीन्ट बाय स्टेम एज रेफर्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्टेम वर्ड आया है, STEM शॉर्ट फॉर्म में, वो किसको रेफर करता है? तो स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज मीन्ट बाय ABC एज रेफर्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? विद्यार्थियों आपको पता है कि अभी सभी विद्यार्थियों के लिए ABC कंपलसरी कर दिया है, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें होगा ये कि आपकी सारी डिग्रियां, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपने जितने कोर्सेज किए होंगे, बैंक में जैसे रुपए जमा होते हैं इसी तरह आपकी एजुकेशन जमा होगी। आप उनका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी आइदर 3 or 4 year ड्यूरेशन विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस विद इन दिस पीरियड विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस। अब यहाँ पे क्या है कि आपको मल्टीपल डिग्री ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है उसके बारे में है। तो यहाँ ऑल आर द करेक्ट आंसर्स है। एक सर्टिफिकेट आपको कब दिया जाएगा? अगर आप 1 ईयर का डिसिप्लिन एजुकेशन लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ए डिप्लोमा आफ्टर 2 years स्टडी एंड ए बैचलर डिग्री आफ्टर 3 year प्रोग्राम। दैट्स वाई ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Now we will come on question number 11. What is the maximum time allowed to a government servant to appear before inquiring authority after the receipt of the article of charge by the inquiring authority? यानी यहाँ पर आप प्रश्न ये कह रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको कितने दिनों के अंदर इंक्वायरिंग अथॉरिटी के आर्टिकल ऑफ चार्ज रिसिप्ट होने के बाद जाना है। तो आपको आता है 10 वर्किंग डेज के अंदर। ये एज पर CCA रूल्स है 1965। CCS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज और CCA का मतलब है क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील। विद्यार्थियों यहाँ हर छोटे से छोटा चीज़ भी आपको बताया जाएगा। होता यह है कि विद्यार्थी रटने की कोशिश करता है, यहाँ पर रटना नहीं है, आपको समझना है। CCS यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज, CCA मतलब होता है क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील और ये रूल है 1965 का। दैट्स वाई इसे कहते हैं CCA रूल्स 1965। इसके अंतर्गत 10 वर्किंग डेज इज रिक्वायर्ड, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अब 12वें प्रश्न पर आते हैं। मिस्टर गौतम ऑन्स ए हाउस, ही रेंट इट टू मिस्टर सायक
at rupees 10,000 per month. Mr. Sayak sublets it to Miss Tanusri on monthly rent of rupees 15,000. Rental income of 7 is taxable under which head? यानी आप इसे कह सकते हैं कि इनकम रेंट के द्वारा आ रही है तो ये किस हेड में जाएगी? ये रेंटल इनकम नहीं होगी क्योंकि वो सबलेट कर दिया गया है। यानी आप जब किसी को डायरेक्ट रेंट के रूप में प्राप्त करते हैं तब तो इनकम आएगी रेंटल इनकम, लेकिन अगर आपने किसी को किराए पे दिया, उसने किसी और को किराए पे दिया, उसने किसी और को किराए पे दिया, सबलेट किया, तो वो इनकम आएगी इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रेंटल इनकम अदर देन ओनर ऑफ हाउस इज कम्स अंडर अदर सोर्सेज। यानी क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर रेंटल इनकम आ रही है अदर देन ओनर ऑफ द हाउस, अगर आप घर के मालिक नहीं हैं और आपको रेंटल से सबलेट कर रखा है, आपने एग्रीमेंट किया, किसी से 10 हाउस ले लिया, फिर आपने लिया, तो वो आपको रेंटल इनकम नहीं होगी। रेंटल इनकम उसी की होती है जो घर का मालिक होता है। अगर आप मालिक नहीं हैं और आपने सबलेट किया हुआ है किसी और को और वहाँ से आपको फिर से इनकम आ रही है तो वो अदर सोर्सेज में काउंट होती है। तो ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। Who shall be deemed to be inquiring authority appointed by disciplinary authority to inquire into complaint to sexual harassment within meaning of Rule 3C of the Central Civil Services Conduct Rule 1964? विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा है कि Who shall be deemed to be the inquiring authority, यानी inquiring authority पूछा है सेक्सुअल हरासमेंट केस में। अगर कंप्लेंट सेक्सुअल हरासमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ रूल नंबर 3C, तो यहाँ पर जो कंप्लेंट कमेटी है एस्टैब्लिश इन ईच मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑफिस फॉर इंक्वायरिंग इनटू द सच कंप्लेंट्स। अगर जैसे ही कंप्लेंट आती है सेक्सुअल हरासमेंट की तो हर एक डिपार्टमेंट में एक कमेटी होती है, सबसे पहले उस कमेटी के पास वो केस जाता है। दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 14। Minimum years of service is required for withdrawal of 90% of the fund from GPF for the purpose of building a house। कोई प्रश्न पूछ रहा है कि 90% तक का अमाउंट आप GPF से कब निकल पाते हैं एक घर बनाने के लिए? तो मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस आपके रिक्वायर्ड है वो है 5 साल। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल फैक्ट भी आपके लिए दिए हैं कि सब्सक्रिप्शन कितना होता है, तो 8/1/3% ऑफ मिनिमम होता है एंड नॉट मोर देन टोटल आपका जो सैलरी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ग्रॉसरी आपको जनरली क्या होता है 10 ईयर्स के बाद ही देते हैं, बट 5 ईयर के बाद आपको घर बनाने के लिए मिल सकता है। GPF का 90% आप निकाल सकते हैं अगर आप घर बना रहे हैं, लेकिन अगर आप 5 साल की सर्विस है तो ही ये कर सकते हैं। जनरल केस में आपको 10 ईयर सर्विस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 5 ईयर और कंस्ट्रक्शन शुड बी स्टार्ट विद इन 6 मंथ। ये इसमें कंडीशन रहती है, अगर आपने GPF से पैसा लिया है 5 साल सर्विस के बाद तो आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। और अगर रेडी हाउस आप खरीद रहे हैं तो भी आपको विद इन 6 मंथ में ये इसका पोजीशन लेना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें कहता है कि आप हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग ए हाउस के लिए कितने साल की सर्विस चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 5 ईयर। नाउ वी कम ऑन 15 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों 15 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द एज लिमिट फॉर डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर टू अवेल मेडिकल सपोर्ट। तो अनमैरिड डॉटर का कोई भी डिपेंडेंट के लिए एज लिमिट नहीं होता है। जब तक शादी नहीं होगी डॉटर आपके ऊपर डिपेंड रहेगी, लेकिन अगर आपका बेटा है सन के केस में हमेशा 25 ईयर्स होता है। नाउ दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 15 डी ऑप्शन इज करेक्ट, नो एज लिमिट। अब नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 16। इंफॉर्मेशन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005। ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिलेंगे, RTI एक्ट से प्रश्न बनता ही बनता है। तो सेक्शन 2F के अंतर्गत ये कहा गया है कि इंफॉर्मेशन क्या है, और इन्फॉर्मेशन की जो परिभाषा दी है सेक्शन 2F में उसमें कहा गया है कि एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म दैट इज रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, दैट्स वाई दीज आर द इंक्लूडेड इन इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज सेक्शन 2F। नाउ क्वेश्चन नंबर 17।
व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील अंडर रूल 25 ऑफ द CCS-CCA रूल 1965। तो CCS-CCA रूल के बारे में मैं आपको बता ही दिया, और रूल नंबर जो 25 है वो अपील के बारे में बात करता है कि किसी केस में अगर अपील करना है आपको CCS-CCA रूल में तो कितने दिन आपको मिलेंगे। तो 45 डेज़ के अंदर आप अपील कर सकते हैं। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द ब्लॉक टू विच द LTC इज टू बी डेबिटेड इज डिसाइडेड बाय फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको जो ब्लॉक शुरू होता है LTC का वो कहाँ से आपका स्टार्ट होगा। तो डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी, यानी जब आप जर्नी जाएंगे, पहली जर्नी जो शुरू करेंगे कहीं भी जाएंगे, उससे आपको डिसाइड होगा कि आपकी LTC कौन से ब्लॉक में आएगी। यानी इस साल के ब्लॉक में आएगी, अगले साल के ब्लॉक में जाएगी, ये डिसाइड होता है आपकी आउटवर्ड जर्नी के ऊपर। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन QCBS व्हाट इज़ द हाईएस्ट वेटेज अलाउड फॉर टेक्निकल पैरामीटर। QCBS का मतलब होता है विद्यार्थियों क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, QCBS। ऐसे ही प्रश्न आते हैं जब विद्यार्थी को पेपर कहीं से अरेंज हो भी जाता है तो वो पूरा सॉल्व नहीं कर पाता। मैंने पूरी मेहनत के साथ आपको डाटा, फैक्ट और फिगर के साथ बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स आपको दिए हैं, और वो रूल्स भी रेफ़र किए हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो आपको तैयारी में मुझे आशा है पूरी मदद मिलेगी, और इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि आप आसानी से देख पाएँ और आपको बार बार कहीं भी इधर उधर ना जाना पड़े। अगर कहीं से एक पेपर मिल रहा है, 2 पेपर मिल रहा है, या किसी परीक्षार्थी ने पेपर देने के बाद डाल दिया लेकिन उसके पास भी आंसर्स नहीं होते हैं, वो केवल पेपर आपको देता है, यहाँ पर आपको फुल फ्लैश पेपर भी मिलेगा और आंसर्स भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19, इन QCBS व्हाट इज़ द हाईएस्ट वेटेज अलाउड फॉर टेक्निकल पैरामीटर। तो टेक्निकल पैरामीटर में QCBS में 70% इज़ द हाईएस्ट जो अलाउड फॉर टेक्निकल पैरामीटर। अब आप देखिए रिमेन 30% किसका रहा, कमर्शियल बिड्स में। टेक्निकल अगर पैरामीटर देखना है आपको तो 70% देखना है, और 30% देखना है वो कमर्शियल बिड्स के अंदर देखना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिटेड अकाउंट्स बाय एनी ऑटोनोमस बॉडी टू द नोडल मिनिस्ट्री फॉर सबमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी क्या होता है, जब भी ऑटोनोमस IIT जो होती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, इनका खुद का प्रशासन होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें नहीं होता। इनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है जो पार्लियामेंट में रखी जाती है। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि नोडल मिनिस्ट्री को सबमिशन का, ऑटोनोमस बॉडी टू नोडल मिनिस्ट्री, यानी ऑटोनोमस बॉडी IIT से जाती है मिनिस्ट्री के पास और मिनिस्ट्री सबमिशन करती है पार्लियामेंट में। तो दोनों की डेट अलग अलग है। IIT को जब मिनिस्ट्री में देनी है तो उसकी डेट है 31 अक्टूबर, याद रखिएगा। लेकिन वही जब मिनिस्ट्री टू पार्लियामेंट जाती है तो डेट हो जाती है 31 दिसंबर। तो यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री फॉर सबमिशन टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सबमिशन की जो डेट है वो होगी 31 दिसंबर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोनोमस बॉडी टू मिनिस्ट्री की डेट क्या है तो आपको ऑप्शन लगाना होगा 31 अक्टूबर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप याद रखिएगा, पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में वो आप ध्यान से देखिएगा। When will be the utilization certificate be submitted by the institution or organization against non-recurring grant to the ministry? Option C is correct, within 12 months of the closure of the financial year। यानी जब भी फाइनेंशियल ईयर आप ख़त्म कर रहे हैं तो जो खर्चा आपने किया है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। नॉन रिकरिंग जो ग्रांट आपको मिला है तो उसके लिए आपको 12 मंथ्स का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, what is the maximum percentage up to which subsistence allowance can be increased or reduced at the time of review। जब भी सब्सटेंस अलाउंस का रिव्यू होगा तो आप 50% अप और डाउन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द 50%। क्वेश्चन नंबर 23, which of the items shall not be deducted from subsistences allowances without the written consent of the government servant। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। विदाउट कंसेंट आप ये काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट से आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा। उसमें क्या क्या आता है, पॉलिसी प्रीमियम आप नहीं काट सकते विदाउट कंसेंट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ड्यूज आप नहीं काट सकते, एंड रिफंड ऑफ एडवांस फ्रॉम GPF। इन सब के लिए आपको कंसेंट जरूरी होता है गवर्नमेंट। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 24, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न इज ड्यू एवरी ईयर ऑन। प्रत्येक कर्मचारी को अपना एक रिटर्न देना पड़ता है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। उसमें वो अपनी जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको शो करता है। तो वो 31 जैन इज़ द लास्ट डेट होता है उसका। 31 जैन तक आपको एवरी ईयर वो सबमिट करना होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। एनकैशमेंट ऑफ 10 days earned leave at the time of availing LTC is allowed subject to the condition that minimum how many days of EL is to be credited। यानी जब एनकैशमेंट आप 10 days का लेंगे अर्न लीव के ऊपर, तो ये कंडीशन होती है कि मिनिमम आपका 30 days EL टू बी इन क्रेडिट। यानी जब आपको 10 days का LTC का एनकैशमेंट तभी मिलेगा जब आपके खाते में 30 दिन का EL जमा होगा। 30 दिन से कम EL है तो आपको 10 days LTC नहीं दिया जाएगा। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ऑन डेथ ड्यूरिंग सर्विस हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज ग्रांटेड टू द फैमिली पेंशनर फॉर ए पीरियड ऑफ। यानी जब भी डेथ इन सर्विस होती है किसी भी एम्प्लॉय की, तो फैमिली की एक हायर रेट ऑफ पेंशन दी जाती है कुछ सालों के लिए। तो फर्स्ट 10 years में दिया जाएगा 50% ऑफ द लास्ट पे, फर्दर 30% ऑफ द लास्ट पे। जो पहले 10 साल होंगे उनमें आपको 50% दिया जाएगा लास्ट पे का, जो भी आप लास्ट पे ले रहे होंगे DA प्लस बेसिक। बाकी अलाउंसेज उसमें शामिल नहीं होते हैं। DA और बेसिक का मिला करके 50% आप अगर ले रहे हैं तो 10 साल वो दिया जाएगा और फर्दर आपको 30% ऑफ द लास्ट पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्वयं पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर्स। यानी एक जो स्वयं पोर्टल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो चलाया गया है स्वयं पोर्टल, वो क्या है? स्वयं मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। यानी इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो आपको लिखना है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। और ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 को। अब ये किससे संबंधित है? ये एकेडमिक लर्निंग से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछता है स्वयं पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर टू, तो आपको लिखना है एकेडमिक लर्निंग। अगर फुल फॉर्म पूछता है तो देना है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। अगर लॉन्चिंग डेट आपसे पूछता है तो वो भी मैंने आपके लिए दे दी है 9 जुलाई 2017। तो देखिए विद्यार्थी, मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। एक ही कंटेंट में 3 से 4 प्रश्न आपको दिए हैं। किसी भी तरह अगर प्रश्न को वो घुमाएगा तो भी आपका प्रश्न सही होगा। अब नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 28। लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट in permanent employee or quasi-permanent employment other than a military officer, limit to a maximum of how many days during the entire service of a medical certificate। यानी अगर हम मिलिट्री ऑफिसर की बात को छोड़ दें तो लीव नॉट ड्यू आपको कितने दिन मिल सकता है। लीव नॉट ड्यू को LND जनरली हम रेफ़र करते हैं और ये 360 डेज होता है ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 360 डेज। क्वेश्चन नंबर 29, in case both of the spouses are government servant, then how the children education allowance the child are regulated। यानी अगर दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कोई एक ही ले सकता है। उसको कैसे रेगुलेट करेंगे? तो ओनली वन ऑफ देम कैन अवेल रिइंबर्समेंट अंडर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दोनों क्लेम नहीं करेंगे, केवल एक ही करेगा, हस्बैंड या वाइफ। क्वेश्चन नंबर 30, monetary guarantee furnished by the successful tenderer for due performance of the contract conducted with it is called। यानी जब भी आपको मॉनेटरी गारंटी आप फर्निश करते हैं सक्सेसफुल टेंडर के बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। आप याद रखिएगा कि अर्नेस्ट मनी जो होता है वो हमेशा टेंडर के साथ, टेंडर की जो एप्लीकेशन होती है उसके साथ अगर जो जमा होता है उसे बोलते हैं अर्नेस्ट मनी। और जो आपका टेंडर सक्सेसफुल टेंडर निकल गया आपके नाम पे और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मनी जमा कराते हैं उसे बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो दोनों में फ़र्क है। अगर आपको पूछा जाए कि टेंडर एप्लीकेशन के साथ क्या जमा किया जाता है तो आप बोलेंगे अर्नेस्ट मनी, और अगर सक्सेसफुल टेंडर के बाद जो मनी आप जमा कराते हैं परफॉर्मेंस गारंटी के लिए वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपको वापस मिल जाता है। अर्नेस्ट मनी आपको वापस नहीं मिलता, उसमें फ़ीस वगैरह रहता है। कुछ मनी अगर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे लेते हैं तो अलग बात है, बाकी वो रिफंडेबल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 31 में आप देखेंगे द टर्म गुड्स यूज्ड इन मैनुअल ऑफ परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस डज नॉट इंक्लूड। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों कि हर आईआईटी के एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा और ये लगातार पूछा जा रहा है। अभी जो आईआईटी दिल्ली की जो एनटीए ने एग्जाम्स कराई थी उनमें भी ये क्वेश्चन आया था कि द टर्म गुड्स यूज्ड इन मैनुअल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें लाइव स्टॉक्स जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, बाकी आपको फर्नीचर, इंडस्ट्रियल प्लांट, बुक्स, पब्लिकेशन, पीरियोडिकल्स, लाइब्रेरी सब कुछ इंक्लूड होगा, लेकिन लाइव स्टॉक आपका उसमें गुड्स के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, RFP is the document to be used by the Ministry/Department for obtaining offers from the consultant for the required service expend RFP। यानी RFP की फुल फॉर्म क्या है? RFP होती है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। जब भी आप किसी को टेंडर के लिए बोलेंगे तो वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उसमें से जाता है RFP मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के लिए, और उसमें ऑफर किया जाता है फ्रॉम द कंसल्टेंट फॉर द रिक्वायर्ड सर्विस। मतलब किसी उसमें टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। RFP फुल फॉर्म इज द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 33। विदाउट एनी स्पेशल अप्रूवल डेपुटेशन विल बी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। यानी अगर आपने कोई विदाउट अप्रूवल नहीं लिया है तो डेपुटेशन 3 साल से ज़्यादा का नहीं होता है। और ये पैरा 9 ऑफ द DOPT एंड ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 3 अक्टूबर 1989 में लिखा हुआ है। मैंने आपके लिए वो अथॉरिटी भी दी है विद्यार्थियों जिसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि आपका प्रश्न कहाँ से बना है और इसका आंसर कहाँ से लिया गया है। दैट्स वाई इसमें बहुत मेहनत हुई है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 34। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द 4th and 7th पॉइंट इन ए 200 पॉइंट रोस्टर आर रिजर्व्ड फॉर। विद्यार्थियों जो 200 पॉइंट रोस्टर होता है, एक्चुअली द 200 पॉइंट रोस्टर इज बेस्ड ऑन वैकेंसीज। द फर्स्ट 3 वैकेंसीज फॉर जनरल एंड 4th फॉर OBC एंड 7th फॉर SC एंड 14th फॉर ST आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 राउंड द सेम इज रिपीटेड। विद्यार्थियों 200 पॉइंट रोस्टर क्या है कि कौन से वर्ग को कितनी वैकेंसीज आएंगी, ये सब निर्धारित किया जाता है 200 पॉइंट रोस्टर के अंतर्गत। यानी आपको याद करना है 4th जो वैकेंसी होगी वो होगा OBC के लिए, 7th होगा SC के लिए एंड 14th होगा ST के लिए, और इसी तरह इसको वापस से रिपीट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 4th and 7th पॉइंट इन ए 200 पॉइंट रोस्टर इज रिजर्व फॉर OBC एंड SC रेस्पेक्टिवली। तो कौन सा पॉइंट कब आपको आएगा इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। यानी 4th OBC के लिए अभी पूछा है, आपसे जनरल के लिए पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट 3 वैकेंसीज फॉर जनरल, उसमें पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 3 वैकेंसीज आर जनरल इन 200 पॉइंट रोस्टर। तो आपको याद रखना है पहली 3 वैकेंसी जो होंगी जनरल के लिए, 4th आएगा OBC के लिए, 7th आएगा SC के लिए एंड 14th आएगा ST के लिए। तो इसमें से प्रश्न जनरली पूछ लिया जाता है। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन डी इज करेक्ट, OBC एंड SC रेस्पेक्टिवली। और इसमें मैंने कंटेंट आपको लिख के भी दे दिया है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा कंटेंट उसमें भी मिल जाएगा। मैं इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि ये स्कैन में अगर आपको ढंग से दिख नहीं रहा है तो आप कम से कम वॉइस के साथ में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज फिड्यूशरी रिलेशनशिप इज ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे हो सकता है आपको क्वेश्चन ही समझ में ना आए। तो यहाँ पर जो मैं आपको डिटेल एनालिसिस बता रहा हूँ, उस हिंदी में भी बात कर रहे हैं हम, उससे होगा ये कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार आप ध्यान से बिना स्किप के वीडियो देखेंगे तो आपको एक बार में ही सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद्यार्थियों होता है प्रत्यय रिश्ते, यानी जो विश्वास पर बनते हैं उन्हें फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहा जाता है। अब समाज में विश्वास पर कौन कौन से रिश्ते बनते हैं, जैसे वकील और मुवक्किल के बीच में बनता है। तो ऐसा रिश्ता, जैसे वकील पे हम पूरा फेद करते हैं और सब कुछ उसको सच सच बताते हैं, तो एक विश्वास पर आधारित रिश्ता बनता है। तो आपको ध्यान रखना है फिड्यूशरी रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट के ऊपर जो रिश्ते बनते हैं उन्हें फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन 35 सी ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रस्ट। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 36, एक्स ऑफिशियो मेंबर इन ए कॉम्पिटेंट बॉडी मीन्स।
यानी एक कॉम्पिटेंट बॉडी के एक्स ऑफिशियो मेंबर से मतलब क्या होता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है विद्यार्थियों, हिंदी में इसको बोलते हैं पदेन सदस्य, यानी जो किसी निकाय का सदस्य होता है, जैसे बोर्ड, समिति आदि किसी अन्य पद पर होने के कारण सदस्य बनते हैं। दैट्स वाई मेंबर ऑफ द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन होल्डिंग इन द ऑफिस। जब आप ऑफिस में अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं तो वहाँ के बॉडी के मेंबर वो होते हैं। दैट्स वाई एक्स ऑफिशियो मेंबर उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 37। हु इज एम्पावर्ड टू एम्ड IIT जोधपुर एक्ट। अब देखिए यहाँ जोधपुर का प्रश्न है, इसलिए ये पूछा गया है कि जोधपुर IIT के एक्ट को कौन एम्पावर्ड करता है। तो ये सारी IIT पे लागू होता है। आपको नाम प्लेस से IIT दिल्ली एक्ट को कौन एम्पावर्ड करता है, तो सभी IITs का जो एक्ट है उसको एम्पावर्ड करता है पार्लियामेंट। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ जोधपुर नाम आया है तो जोधपुर का है इसलिए पार्लियामेंट कर रहा है। नो, कोई भी IIT होगा उसको एम्पावर्ड करेगा, पार्लियामेंट ही करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 38। हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर सीनियर असिस्टेंट इन IIT जोधपुर। ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है, आपसे IIT के प्लेस कोई भी दे सकता है, आपको दिल्ली दे सकता है, खड़गपुर दे सकता है। सीनियर असिस्टेंट को अपॉइंटिंग करने का जो अथॉरिटी होता है वो डायरेक्टर हिमसेल्फ होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन एन एम्प्लॉय इज एन EOL मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इन ए हाफ ईयर, देन एडवांस क्रेडिट ऑफ EL मतलब अर्न लीव फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर शैल बी रिड्यूस्ड बाय। देखिए विद्यार्थियों, ये क्या होता है, 1/10 ऑफ EOL को रिड्यूस किया जाता है अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ ईयर। जो भी आपने प्रीवियस हाफ ईयर के अंदर अगर आपने EOL पर रहे हो तो आपका क्या है 1/10 ऑफ EOL आपको रिड्यूस किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन एनी पीरियड इज ट्रीटेड एट डाइज नॉन इन ए हाफ ईयर, then advance credit of HPL for the next half year shall be reduced by। option D is correct 1/18 of dies none। विद्यार्थियों, ये पेपर आपके जो IIT के स्टाफ हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती हैं उनके भी पेपर इसमें शामिल हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो टेक्निकल साइड से हैं, जो रजिस्ट्रार वगैरह के लिए या सीनियर AO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये पेपर रामबाण सिद्ध होंगे। उनके लिए इतना फ़ायदा होगा कि वो सभी जो ऑफिस में काम करने के बाद उतना टाइम अपनी स्टडी पे नहीं दे पाते और AO बनना चाहते हैं या असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये प्रश्न पत्र बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो सभी IIT स्टाफ से भी मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन उनको आगे मिलती रहेगी, जिससे कि उनके करियर में वो ऊँचाई तक पहुँच सकें जिस ऊँचाई तक वो जाना चाहते हैं। Now we come on question number 41. Advance of TA is admissible in case of, that is the transfer। एडवांस ऑफ TA कब मिलता है आपको, जब आप ट्रांसफ़र होता है तभी आपको एडवांस ऑफ TA मिलता है, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। तो आपको जब भी TD पे आपको एडवांस ऑफ TA नहीं मिलता, रिटायरमेंट पे आपको नहीं मिलता, TD मतलब टूर और टेम्परेरी ड्यूटी जिसको बोलते हैं, ट्रांसफ़र पर आपको एडवांस ऑफ TA मिलता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। In case of disabled child, children education allowance is allowed till the child attain the age of blank and maximum amount admissible is। देखिए विद्यार्थियों, जिनके पास विकलांग बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए क्या है कि उनकी एज जो होती है वो 22 साल का जब तक होगा बच्चा तब तक वो अलाउड होता है, और उसका जो अमाउंट होता है वो हो जाए 6750, यानी मिनिमम डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी आपका 40% होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो उसमें लगता है। वो 22 साल तक आप क्लेम कर सकते हो और उसका जो रेट होता है वो होता है 6750 रुपये पर मंथ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ HBA शैल बी रिकवर्ड इन मैक्सिमम, यानी जो मूलधन होता है आप हाउस बिल्डिंग एडवांस जो लेते हैं वो कितनी किस्तों में आपसे लिया जाएगा, तो 180 इंस्टॉलमेंट में मैक्सिमम आपसे काटा जाएगा। तो ये रीपेबल होता है इन 20 ईयर्स एंड 180 मंथली इंस्टॉलमेंट बनती हैं प्रिंसिपल अमाउंट की और 60 इंस्टॉलमेंट बनती हैं इंटरेस्ट की। इस तरह से 2 से 40 इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा रिकवर किया जाता है HBA का।
तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी तरह आपको घुमा के भी प्रश्न देता है, यहाँ पर पूछ लिया कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में पूछ लिया, टोटल इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है आपसे तो आपको देना है 240, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट की पूछ सकता है आपसे तो आपको देना है 60 इंस्टॉलमेंट, और अगर आपसे पूछता है कि प्रिंसिपल अमाउंट का तो 180। तो इस तरह से, और कितने सालों में आपको देना है, 20 ईयर्स में देना है। तो कुछ भी पूछ ले, मैंने एक ही प्रश्न में आपको 4 से 5 प्रश्न दिए हैं कि अगली बार हो सकता है कि आपसे कुछ और डाटा पूछ ले, दैट्स वाई एक ही प्रश्न के साथ में आपके 4 से 5 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, 180 इंस्टॉलमेंट्स। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 44, TADA ऑन रिटायरमेंट कैन बी क्लेम्ड बाय एन एम्प्लॉय। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। विद्यार्थियों, होता यह है कि जब भी कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो वो अपनी फैमिली के साथ मूव करता है और उस 1 साल के भीतर अपना पोस्टिंग क्लेम वो ले सकता है। और द कंडीशन ये है कि द एम्प्लॉय मस्ट सबमिट द TA क्लेम विद इन 180 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। यानी 1 साल का पीरियड है, लेकिन एक कंडीशन उसमें लगती है कि जिस दिन आपने जर्नी की है उसके 6 महीने के अंदर आपको देना है। मैक्सिमम पीरियड है 1 ईयर, लेकिन जर्नी के बाद अगर आपने जर्नी कर ली तो आपको केवल 6 महीने मिलेंगे, यानी 180 डेज मिलेंगे, 6 मंथ्स या 180 डेज जो भी आप काउंट करना चाहें। तो ये आपको कर्मचारी जो भी रिटायर्ड हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और ये ऑप्शन 44 का बी इज करेक्ट, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 45, ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ IIT जोधपुर कैन चेंज हिज हर होम टाउन ब्लैंक दिया हुआ है टाइम्स ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। देखिए विद्यार्थियों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस में केवल 1 बार अपने होम टाउन का एड्रेस चेंज कर सकता है, लेकिन 1 बार तो ड्यूरिंग सर्विस कर सकता है और 1 बार जब वो रिटायरमेंट के पेपर भरता है तब अपना होम एड्रेस चेंज कर सकता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ड्यूरिंग सर्विस अगर वर्ड आता है तो आपको 1 टाइम देना है, और रिटायरमेंट के टाइम का पूछा जाए तो भी आपको 1 टाइम रिटायरमेंट के टाइम पे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ओनली वंस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली वंस। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 46, टू विच अकाउंट मैटरनिटी लीव टू बी डेबिटेड। देखिए मैटरनिटी लीव जो मिलती है, जो फीमेल वर्कर हैं, फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मिलती है। तो मैटरनिटी लीव कहाँ से आपको डेबिटेड होती है? तो मैटरनिटी एंड पैटरनिटी लीव नॉट टू बी डेबिटेड टू लीव अकाउंट। विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि 1-2 ही लीव हैं जो आपकी मैटरनिटी और पैटरनिटी, ये किसी भी लीव अकाउंट से डेबिटेड नहीं होती हैं। तो आपको याद रखना है, ना तो ये कमिटेड लीव से कटेंगी, ना आपके क्वारंटाइन लीव से कटेंगी, ना चाइल्ड केयर लीव से कटेंगी। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव आपको अलग से दी जाती हैं, दैट्स वाई इसमें नन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 डी इज करेक्ट, नन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग सस्पेंशन। विद्यार्थियों, जब भी आपका सस्पेंशन होगा तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस समय आप ड्यूटी नहीं कर रहे होंगे। बाकी HRA, DA, LTC या 4 फैमिली आपको मिलेगा कि अगर आपकी फैमिली उस साल जर्नी करना चाहती है तो फैमिली के लिए मिलेगा, आपके लिए नहीं मिलेगा। ओनली फैमिली इज अलाउड, फैमिली के लिए मिलेगा, लेकिन TA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों याद रखिएगा, कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म भी देता है IIT में TA, तो TA दैट इज़ नॉट ए ट्रांसफर अलाउंस, दैट इज़ द TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका कट जाएगा ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 47। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 48, under NPS a subscriber can withdraw its fund maximum up to blank how many times during the subscription period. Under NPS a subscriber can withdraw its fund a maximum up to how many times during its subscription period। यानी NPS सब्सक्राइबर है वो कितनी बार अपने फंड को विड्रॉ कर सकता है जब वो सब्सक्रिप्शन की ड्यूरिंग, तो 3 बार वो अपना फंड को विड्रॉ कर सकता है, और इसमें 3 टाइम्स वो ले सकता है अप टू 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन। यानी जब उसका जितना कंट्रीब्यूशन हुआ है उसका 25% एक बार वो विड्रॉ कर सकता है। अभी शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंक्रीज इसमें किया है, लेटेस्ट पोजीशन आप एक बार रूल को देख लीजिएगा जब भी एग्जाम देने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी डेज ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल मैक्सिमम टू ए गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर हैविंग डिस्टेंस इक्वल टू 1000 किलोमीटर और मोर। देखिए ज्वाइनिंग टाइम का जब भी आपका प्रश्न आएगा तो आप इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको 12 डेज मिलता है जब आप 1000 किलोमीटर पे है तो 12 डेज, और 1000 से 2000 किलोमीटर है तो आपको 15 डेज मिलता है।
ज्वाइनिंग टाइम में 1000 आपका है तो 12 डेज, और 1000 से 2000 है तो आपको 15 डेज। तो आपको यहाँ पर 1000 और मोर बोला है, तो विद्यार्थी जल्दबाजी में क्या होता है, गलती कर देते हैं, 1000 किलोमीटर पढ़ के बस वो लगा देगा 12 डेज। तो दैट्स वाई यहाँ पर तो 12 डेज का ऑप्शन है नहीं, बट आपको यहाँ पर 15 डेज का ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट 4, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी 1000 से 2000 के बीच में होगा तो 15 दिन आपको मिलेगा। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इनकम लिमिट फॉर डिपेंडेंसी इज़। तो विद्यार्थियों याद रखिएगा, यहाँ पर जो 9000 प्लस DA है, यहाँ पर DA का इन्होंने नहीं दिया है, बट इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बट आई थिंक क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, बिकॉज करेक्ट ऑप्शन इज़ 9000 प्लस DA पर मंथ। DA भी उसमें शामिल होता है। So if there is no DA is mentioned against the question, then you will be choose the C option, that is 9000 rupees। इस तरह विद्यार्थियों आज का पेपर हमने सॉल्व किया, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और ये पेपर आपका था सीनियर असिस्टेंट का। इसी तरह का पेपर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा जाता है, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे AO का पेपर हो, अलग अलग IITs कंडक्ट करती हैं, और यही प्रश्न आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में मिलते हैं। परंतु होता यह है कि विद्यार्थियों के पास ये अवेलेबल नहीं होते, और अवेलेबल होते हैं तो सॉल्व फॉर्म में नहीं होते, यानी उन्हें कोई बताने वाला होता नहीं है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, और इतना टाइम विद्यार्थियों के पास होता भी नहीं है कि वो एक एक प्रश्न को पूरा सर्च करेंगे। रूल रेगुलेशन इतने ज़्यादा होते हैं, IIT एक्ट इतना बड़ा है कि उसमें आप ढूंढते रह जाएंगे बाकी प्रश्नों को। तो एक सीरीज़ हमने आपके बेनिफिट के लिए शुरू की है, और इस सीरीज़ को उन सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने में मदद करें जो अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, तथा चैनल को अगर आप लाइक करेंगे, आपके सुझाव भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसी तरह और भी पेपर, अभी ये सीरीज़ जो होगी 25 पेपर्स की होगी, क्योंकि मैंने अभी 25 पेपर सॉल्व किए हैं, बट मेरे पास 100 पेपर्स हैं, तो मैं 100 पेपर्स तक पहुंचा दूंगा। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है, आप लोग पसंद करते हैं, तो बाकी हम 100 पेपर को भी सॉल्व करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों अब आपके लिए एक संदेश। डियर कैंडिडेट, ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें भेजिएगा, जिससे कि हम आपको और भी मदद भेज सकें। स्पेशली IIT के जो वर्किंग स्टाफ्स हैं, जो अपने आप को प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं, उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपने सुझाव भेजें, ताकि हम उनकी और मदद कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।